हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी में जी जान से जुटे होंगे और पूर्ण मेहनत और लगन के साथ अवश्य अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी इसी मेहनत और एवं लगन में हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं और ये प्रयास आपका मैं अभी आपको सीडीपी के रूप में दे रही हूँ। सीडीपी पर आपको डेली टॉपिक वाइज वीडियो मिल रही हूँ और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। और आज हम फिर से मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेके आई हूँ और ये आपका 2019 का पेपर सेट है। सीडीपी की प्रैक्टिस अभी आपकी चल रही है और सीडीपी की ही आपकी पेडागोजी की क्लासें चल रही हैं। तो आप चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। यानी भाषा का अर्जन बच्चा कौन सी अवधि में सबसे ज़्यादा उसका विकास होता है, किस अवधि में सबसे ज़्यादा अर्जन करता है, यानी सीखता है। अर्जन यानी सीखता है, उसका अर्जन करता है। और संवेदनशील कौन सी अवधि है। संवेदनशील का अर्थ है यानी इस अवधि में बच्चा जिस तरीके की भाषा सीख लेता है तो फिर वो उस भाषा को कभी भी नहीं भूल पाता है। ठीक है, ये उसकी भाषा बहुत गहरी भाषा हो जाती है। तो क्या ये जन्म पूर्व अवधि है। जन्म पूर्व अवधि आपकी कोई भी मतलब भाषा नहीं होती है। जन्म पूर्व अवधि होती है गर्भावस्था और गर्भावस्था में बच्चा कोई भी भाषा नहीं सीखता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है। क्या ये आपकी मध्य बाल्यावस्था है या फिर आपकी किशोरावस्था है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है तो इस अवस्था में बच्चा भाषा सीखता है, यानी बोलना सीखता है और बोलने के साथ साथ भाषा भी सीखता है। तो ये सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, इसलिए बच्चे की भाषा पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी वो गलत उच्चारण करता है, गलत वाक्य बोलता है, तो बहुत सारी गलतियाँ करता है। लिखने में भी जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वहाँ भी बहुत सारी भाषा में गलतियाँ करता है। तो ये बहुत संवेदनशील अवस्था होती है आपकी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। और कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की से प्रश्न आपके सीटेट में अवश्य पूछे जाते हैं और तीनों पर वीडियो आपको मिल चुकी है। प्लेलिस्ट में जाके आप अवश्य देखें। सीडीपी पेडागोजी पर प्लेलिस्ट आपको मिल चुकी है। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल का जो लोगो होता है जहाँ बी बना हुआ है उस पर आप क्लिक करिएगा। चैनल का डैशबोर्ड खुलेगा और वहाँ प्लेलिस्ट लिखा हुआ आएगा। उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको सारी प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो क्या ये प्रसुप्त अवस्था है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये आपकी कोई भी अवस्था नहीं है, प्रसुप्त अवस्था भी नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी जीन पियाजे ने दी है। ये किसने दी है, ये आपकी जीन पियाजे ने दी है। और जहाँ भी बात आपकी आ जाए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी जीन पियाजे कहते हैं कि जो नैतिक विकास बच्चे का होता है तो वो समाज से अनुबंध के द्वारा होता है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है। और सीटेट के एग्जाम में आपके जेंडर से भी प्रश्न अवश्य बनते हैं। ये कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बताती जाती हूँ और आप इन्हें नोट भी कर सकते हो और इन पर आपको प्रश्न बनते हैं और इन टॉपिकों को आपको क्लियर करना है। वैसे मैं पूर्ण पेडागोजी के साथ आपको प्रश्नों को कराती हूँ और इस कारण थोड़ा वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपकी पकड़ पेडागोजी पर पूर्ण बन जाएगी, यानी पूर्ण आपकी पेडागोजी पर आपकी पूर्ण पकड़ अवश्य बन जाएगी। तो यानी ये किसका उदाहरण है, तो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो जेंडर की पहचान है, तो जेंडर की पहचान तो हम सिर्फ लड़का और लड़की से कर सकते हैं। जेंडर समरूपता नहीं है, यानी हम दोनों को एक ही समरूप में नहीं देख रहे हैं, चाहे हमारा कोई भी जेंडर हो। जेंडर संबंधता भी नहीं है, ये क्या है, जेंडर पक्षपात है। यानी वो क्या कर रहा है, शिक्षक लड़की और लड़के में भेदभाव कर रहा है, यानी लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। तो लड़कों के यानी ये क्या है, जेंडर पक्षपात है, यानी वो लड़कियों के साथ क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका
अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी आपको जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना है। बच्चों से आप परिचर्चा कर सकते हो, चर्चा करोगे कि ये जेंडर पक्षपात मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समाज में ये कहाँ कहाँ फैला है, ये एक कुरीतियाँ हैं इस तरीके से, और आपको विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व नहीं देना है, और आप जेंडर पृथक समूह खेल आपको नहीं बनाना है, आपको खेल समूह बनाना है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हों। ठीक है, यानी आपको कुछ समूह बनाने हैं तो उसमें आपके कुछ लड़के भी हों और कुछ लड़कियां भी होनी चाहिए, और पृथक बैठने की व्यवस्था भी नहीं करनी है, आपको लड़का लड़की सबको समान रूप से अपनी कक्षा में बिठाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जहां भी बात आपकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय किया जाए, ठीक है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत ये आपका किसने दिया है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक ये आपका दिया है लेव वाइगोस्की ने। यानी सांस्कृतिक और सामाजिक की बात हो जाए तो आपके राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। लॉरेंस कोलबर्ग ने आपका कौन सा दिया है? लॉरेंस कोलबर्ग ने आपका दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, और जीन पियाजे ने आपका दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और आप इन तीनों पर जो वीडियो मैंने दी है उन्हें अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस प्रकार संबोधित करते हैं? और तो वाइगोस्की क्या कहते हैं, यानी बच्चा जब स्वयं से बात करता है, ठीक है, तो जब स्वयं से बात करता है बच्चा तो ये किस तरीके की होती है? व्यक्तिगत वार्ता है, जोर से बोलना है, पहाड़ या ढांचा है, आत्मकेंद्रित वार्ता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। वाइगोस्की ने इसे क्या माना है? वाइगोस्की ने इसे व्यक्तिगत वार्ता माना है, यानी बच्चा स्वयं से बात करता है, कोई भी होमवर्क करते समय या फिर अपना कोई भी काम करते समय बच्चा जब स्वयं से बातें करते रहता है तो ये क्या है? व्यक्तिगत वार्ता होती है, यानी अपने आप से स्वयं से बच्चा बात कर रहा होता है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये भी आपका किसने दिया है? पहाड़ या ढांचा, तो ये भी आपका वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, प्रबलन, अनुबंध, मॉडलिंग या ढांचा। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4, पहाड़ या ढांचा, यानी जो सहयोग से, ठीक है, जिसे जेडपीडी भी कहा जाता है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? अब देखो, आपका जीन पियाजे से भी प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जहाँ बच्चा यानी मूर्त यानी चीज़ों को देख करके और फिर उनको समझता है, यानी उसने पहले से जो चीज़ देखी हुई है वस्तु है, ठीक है, मूर्त चीज यानी बच्चे सामने होनी चाहिए प्रतीक के रूप में। तो राइट आंसर है आपका परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। तर्क नहीं कर पाएगा बच्चा यहाँ। आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणिति या संरक्षण या कक्षा समावेशन। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी संरक्षण और कक्षा समावेशन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे ने कौन सी संरचना दी है? प्रबलन है, अनुबंधन है, अवलोकन अधिगम है या स्कीमा है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 1। ठीक है बच्चे, ये क्या दिया है? पियाजे ने स्कीमा, और वाइगोस्की ने आपका जेडपीडी। अगला प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उसको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आपको रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका ये नेगेटिव पॉइंट हो गया।
और प्राप्तांकों के आधार पर भी बच्चों को नामांकित आप नहीं कर सकते हो, और श्रेणी भी आप बच्चों को निश्चित नहीं करनी है। तो राइट आंसर है आपका मुख्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में आपसे पूछा गया है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। अब सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता जो जन्म के समय हम नहीं बता सकते कि ये बच्चा आगे चल करके कितना बुद्धिमान होगा या फिर ये बुद्धिमान है भी या नहीं है। और मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ठीक है, सटीक रूप से हम माप के और निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि एकात्मक कारक और एकाकी विशेषक नहीं है। बुद्धि आपकी बहुबुद्धि होती है। तो बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। बुद्धि क्या है? आपकी राइट आंसर है। यानी बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है और ये जटिल योग्यताओं का समूह है। आपको अगर सीटेट वास्तव में आप चाहते हो कि आपका सीटेट पास हो जाए पहली बार में ही, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र अवश्य हल करने हैं, यानी PYQ आपको अवश्य लगाने हैं। एक पहला है आपका NCERT, ठीक है, NCERT अगर आप चाहते हो तो, और दूसरा है आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र, यानी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा लगाओगे, तो आपका सीटेट पहली बार में अवश्य क्लियर होगा। मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप इन दोनों चीज़ों पर फोकस करोगे तो आपको सीटेट पहली बार में अवश्य क्लियर होगा। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर अवश्य हो जाए। प्रश्न देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? यानी एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। सृजनात्मक विचारक, अविचारक विचारक, अनम्य विचारक या आत्म केंद्रित विचारक? तो राइट आंसर है आपका सृजनात्मक विचारक। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी वंचित समूह के बच्चे हैं आपके, किसके हैं? वंचित समूह के हैं, और सहभागिता कम होने पर, यानी उनकी सहभागिता कम हो रही है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कह देंगे। आप विद्यालय छोड़ने के लिए बच्चों से नहीं कह सकते हैं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए आपको। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम भी नहीं करनी है आपको। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यानी आपको अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार अवश्य करना चाहिए कि कहाँ गलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए। अब तैयार नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर पढ़ाएगा कैसे? कभी कभी तैयार कर लेना चाहिए। कभी कभी क्यों करेगा तैयार? अगर तैयार करना है तो हमेशा ही कराना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 3, यानी सक्रिय रूप से। ठीक है, यानी एक्टिविटीली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से आपको बच्चे को तैयार करना है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? यानी पठन वैफल्य का अर्थ होता है पढ़ने में कठिनाई, और या फिर इसे हम डिसलेक्सिया भी बोलते हैं। और पठन वैफल्य यानी जितनी भी आपकी अधिगम अयोग्यता है या अधिगम अक्षमताएं भी बोलते हैं, अधिगम निर्योग्यताएं भी बोलते हैं, आपको अवश्य आनी चाहिए। वैसे तो पहले सीटेट की प्रिपरेशन मैंने बच्चों को कराई थी, तो सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं आपको, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आपको सारी मिल जाएंगी। और न्यू वीडियो भी मैं आपको सभी टॉपिक पर वीडियो मिलेंगी। पहले मैंने चैनल शुरू ही किया था तो इतनी सारी वीडियो मैं नहीं दे पाई थी, लेकिन अब आपको सारे टॉपिक जितने भी आपके सीटेट के टॉपिक हैं सभी पर वीडियो आपको अवश्य मिलेगी। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इनके आपको प्राथमिक लक्षण
देखने हैं। तो राइट आंसर क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी पठन वैफल्य डिस्लेक्सिया आपकी होती है कि बच्चा पढ़ने में थोड़ा उसको कठिनाई होती है, यानी वो कुछ गलत भी पढ़ता है, ठीक है। जैसे आपके कठिन शब्द होते हैं उनको गलत पढ़ देता है, या कुछ बच्चे ठीक है कुछ शब्दों को उल्टा पढ़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे राधा लिखा होता है और कुछ बच्चे जल्दी में इसको धारा पढ़ देते हैं, इस तरीके की होता है बच्चों के साथ। तो ये तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी पठन वैफल्य। इधर आप तो हिंदी में क्या होता है आपको मैं बता दूं कि हिंदी में ये आपको समझ में नहीं आती हैं पठन वैफल्य, तो वहाँ आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन अवश्य देखने हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है आपका डिस्लेक्सिया, ठीक है। तो डिस्लेक्सिया, और स्कीमेटिक बता दूं, जहाँ भी पीछे से आपका इसमें लेक्सिया आता है, तो लेक्सिया आ गया और लेक्सिया, ठीक है। और एक आपका होता है डिस्ग्राफिया, एक होता है आपका डिस्ग्राफिया। तो ग्राफ ग्राफ हम इस तरीके से खींचेंगे, लिखेंगे, यानी कुछ हम बुक पर लिखेंगे तो आपका ग्राफ हो गया। तो ग्राफ किससे हो गया? ग्राफ आपका हो गया लिखने से। और लेक्सिया यानी ये लिखना, लिखने से शुरू हो रहा है तो इसको हमें उल्टा लिखना है, तो ये हमारा होता है पढ़ने से, ठीक है। ये हमारा पढ़ने से, ये इसकी ट्रिक है, अगर आपको समझ में आए तो। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा का की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। व्यवहारवादी सिद्धांत की बात नहीं की है, सख्त बच्चों के प्रति आपको सहानुभूति नहीं दिखानी है, बल्कि जिस तरीके से आप सामान्य बच्चों को पढ़ाते हो उसी तरीके से आपको उन्हें भी पढ़ाना है। ये आपका एनसीएफ 2005 कहता है। एनसीएफ 2005 पर भी वीडियो आपको मिल चुकी है। और व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करानी है आपको सख्त बच्चों को। राइट आंसर